स्वागत करती हूँ सिरे न्यूज मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। अहियापुर थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद में धारीदार हथियार से काटकर एक व्यक्ति की हुई हत्या। जिले में दोपहर से शुरू हुई झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली लोगों को राहत। और जीआरपी पुलिस ने दिल्ली से आ रही शराब की बड़ी खेप को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। इस घटना में एक महिला समेत 3 और लोग घायल हुए। जिले के अहियापुर में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। वहीं घटना में महिला समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। मामला जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। इसी बीच दोनों पक्ष में विवाद शुरू हो गया। एक पक्ष ने धारदार हथियार से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक व एक महिला घायल हो गए। मृतक 45 वर्षीय लालू सहनी थे, जबकि घायलों में करण कुमार, सोनू कुमार व एक महिला शामिल है। इधर घटना के बाद लोगों में इसकी जानकारी अहियापुर थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची अहियापुर पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा, जबकि घायलों को इलाज के लिए भेजा। घटना के बाद आरोपी पक्ष फरार बताया जा रहा है। मृतक के भाई राजू सनी ने बताया कि बीते 3 दिनों से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। इसको लेकर आरोपी पक्ष ने रास्ता पर गंदगी फैला दिया, जिसे लालू ने साफ किया। रास्ता पर से गंदगी साफ करने पर मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया गया। बीच बचाव करने पहुंचे लोगों पर भी हमला कर दिया गया। इसमें अन्य लोग घायल हो गए। इधर पुलिस घटना के बाद परिजनों का बयान दर्ज करने की कवायद में जुट गई है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। रास्ता के लिए विवाद हुआ है और कुछ लोग है, उसके तरफ से बहुत सारा आदमी था। हमको उसके कुछ नहीं पता था। ठीक है, हुआ क्या था कल रात में, क्या कुछ हुआ? कथी से काटा? कथी पूरे बात बताओ। फारसा से काटा हुआ है। फरसा से काट दिया? हाँ। किसको काटा? चाचा को काटा है, लालू से। तुम लोग नाम नहीं पूछे? क्या तुम लोग को ही मारा? हाँ, हमको भी मारा है। कौन चीज से मारा? बांस से मारा हुआ है। बांस से मारा? कौन लोग था? राम बहादुर हमको मारा है बांस से। मतलब बहुत ज़्यादा मारपीट हुआ? हाँ, बहुत ज़्यादा हुआ। पूरा अखाड़ा बन गया था गाँव? वो उसके तरफ से बहुत सारा आदमी था। ईटा रोड़ा भी चला? हाँ जी, चला है। हाँ, चला है। क्या चला? ईटा चला है और पत्थर उथर भी चला है। पुलिस गई थी वहाँ? हाँ, पुलिस गए थे तो रातिये में। हाँ। देखिए, ग्राम पंचायत राज लसगरीपुर के राजस्व ग्राम गोसाईपुर में कल रात 11 साढ़े 11 बजे के बीच में एक घटना घटी, जिसमें गोसाईपुर के ही एक व्यक्ति की हत्या हो गई, जिसकी सूचना हम लोगों को मिला। और लगभग हम लोग 11:30 बजे रात में गोसाईपुर पहुँचे तो वहाँ पता चला जो लालू सहनी की हत्या कर दी गई है और उनका लाश सड़क पर ही हम लोगों ने देखा। तुरंत हमने थाना प्रभारी थाना अध्यक्ष अहियापुर को सूचना दिया और थाना अध्यक्ष महोदय माने 15 मिनट में दल बल के साथ वहाँ पहुँचे और लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। वो ज़मीन संबंधी, सड़क की ज़मीन संबंधी विवाद में यह घटना घटी है और उसी में लालू सहनी पिता चमन सहनी का नृशंस हत्या हुआ है। और मैं घायल की संख्या लगभग 3-4 है, महिला और बच्चे हैं और एक मृतक हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि प्रशासन और मुझे विश्वास भी है जो निष्पक्ष रूप से जांच करते हुए दोषी पर कार्रवाई होगी और निर्दोष इसमें बचेंगे। दोनों पक्षों का ज़मीनी मामला है। रास्ता को लेकर के विवाद चल रहा था कुछ दिनों से। रात की घटना है। मृतक पक्ष के लोग, मृतक भी था साथ में, कहने गया कि रास्ते पर पूरा कटकट बांस की कच्ची वगैरह क्यों रख दिया है, इसको हटा लीजिए, हम लोग को चलने के लिए एकमात्र यही रास्ता है। वही कहने में
दोनों में बताबती हो गया और विपक्षी पार्टी दाव से काट करके तेज धार हथियार से काट करके बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसे इलाज के लिए यहाँ लाया गया और यही उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। घायल कितने लोग हैं? घायल तो एक मृतक है और उसके परिवार में और 4-5 आदमी और हल्का फुल्का लाठी डंडा से मारपीट किया हुआ है। हल्का फुल्का चोट लगा जिसका इलाज हुआ है, सर दवा कराया है। फिर हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे? पुलिस जांच कर रही है, छापेमारी हो रही है, रात में छापेमारी हो रही है। मृतक में मतलब उसका क्या नाम है? लालू सहनी। लालू सहनी, पिता का नाम है चमन सहनी। फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया? हाँ, पोस्टमार्टम भेज दिया गया। जिले में दोपहर में अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई, जिसके कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मुजफ्फरपुर शहर वासियों को बुधवार को भीषण गर्मी से राहत मिली है। आसमान में बादल सुबह से ही छाने लगे थे। इसके साथ ही तेज हवा से उमस भरी गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली। कुछ देर बाद बारिश भी शुरू हो गई, जिससे उमस भरी गर्मी से शहरवासियों को राहत मिली। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे थी। जिले के साहेबगंज, पारू, देवरिया, कुढ़नी, मनियारी, सकरा, गाय घाट समेत सभी हिस्सों में आधे से 1 घंटे की हल्की बारिश से मध्यमिक बारिश हुई। इससे तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। दिन के 38 डिग्री के आसपास तापमान था, लेकिन बारिश के बाद 35 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक बारिश की संभावना जताई गई है। 20 जुलाई के बाद लगातार बारिश होने की संभावना भी है। मौसम विभाग के अनुसार इस बारिश ने धान की फसल और सब्जी को फायदा मिलेगा। यह मानसून की बारिश है। 2 दिन पूर्व मानसून ने उत्तर बिहार में दस्तक दे दी थी। आज बारिश के साथ मौसम भी खुशनुमा हो गया है। किसानों को बहुत राहत हुआ है। सारा फसल जो धान का बीज था सब सूख रहा था। छोटे छोटे बच्चे इतना बीमार पड़ रहे थे, एकदम समझिए कि इस तरीके से आप बड़े लोग भी परेशान थे। गर्मी से सब परेशान हो रहे थे। तो बारिश से बहुत राहत हुआ है। मौसम भी इस टाइप का हो गया है कि लोग समझिए कि कुछ रिलीफ महसूस कर रहे हैं। तो ये तो भगवान की लीला ही है, लेकिन उसके बाद भी जो मानसून का रफ्तार है, हम लोग भी आशा करते हैं कि इस तरीक़े से मानसून ठीक हो, कि जो भी फसल सूख रहा है, जो चाहे पर किसान की जो भुखमरी की स्थिति हो गई थी उसमें सुधार होगा और मौसम में सुधार होने से सभी चीज़ों में सुधार होगा। हर आदमी में भी समझिए कि उसके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। बच्चा का भी जो है जो बीमार ज़्यादा पड़ रहा था, डायरिया हो रहा था, बहुत से बच्चे बीमार हो रहे थे, वो सब रिलीफ होगा। राहत मिल रही है जी, बहुत बड़ी राहत है। इस वर्षा की वजह से एक बहुत बड़ा राहत हो गया है आज के बारिश से। मौसम भी खुशनुमा हो गया है। मौसम बहुत सुहाना हुआ है। होमगार्ड के जवानों ने उत्पाद अधीक्षक पर शराब बिचवाने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को लिखित शिकायत की। होमगार्ड के जवानों ने बुधवार को डीएम को आवेदन देकर उत्पाद अधीक्षक के खिलाफ शिकायत की है। होमगार्ड जवानों का आरोप है कि उत्पाद अधीक्षक अबकारी थाना से पकड़े गए शराब को जवानों से बिचवाते हैं। होमगार्ड के जवानों को प्रताड़ित व गाली गलौज करते हैं। ड्यूटी में तैनात 19 होमगार्ड के जवानों को उत्पाद अधीक्षक ने विरमित कर दिया है। गौरतलब है कि जिले में 78 होमगार्ड जवान अलग अलग सरकारी कार्यालय में ड्यूटी में तैनात है। इनमें से 19 जवान आबकारी विभाग में तैनात थे। होमगार्ड जवान राजेश कुमार ने बताया कि उत्पाद अधीक्षक ड्यूटी पर तैनात जवानों के साथ बदसलूकी करते हैं। जवानों के साथ रोजाना गाली गलौज किया जाता है। महिला जवानों को प्रताड़ित किया जाता है। झूठा इल्जाम लगाकर 19 होमगार्ड जवानों को ड्यूटी से हटा दिया गया। हम लोगों ने डीएम को आवेदन देकर पूरी मामले की जांच कर इंसाफ की मांग की है। इस दौरान होमगार्ड के जवानों ने उत्पाद अधीक्षक के खिलाफ आक्रोश था। आक्रोशित जवानों ने उत्पाद अधीक्षक पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। जवानों का कहना है कि उनके साथ दुष्व्यवहार होता है। इसके अलावा ड्यूटी भी अधिक ली जाती है। होमगार्ड के जवान पूरी ईमानदारी से ड्यूटी निभाते हैं। जहां भी छापेमारी होती है वहां जाते हैं। उत्पाद अधीक्षक के अलावा सभी कर्मियों का व्यवहार अच्छा है। डीएम साहब से मिलने हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग उत्पाद थाना में हैं। वहाँ का सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, दरोगा जो उसका कार्यरत है, वो सब लोग क्या करता है, दारू पकड़ के रास्ता में बेच देता है और इल्ज़ाम हम लोग पर लगाता है। हम लोग कोई घरे रहने का जगह नहीं है। रात में माने जैसे तैसे हम लोग रहते हैं। पानी गिरते रात नहीं गिरता है, गिरता है। उसके बाद में काल हम लोग को बुलाए और गाली गलौज तुम ताम सब कह कर हम लोग को सुपरिटेंडेंट नाम क्या है उनका? संजय राय।
गाली देते हैं। मेरा नाम दिनेश्वर गिरी है। एक संतरी दस्तखत छूट गया था, उसके हाँ। लिए बुला एक आदमी बोले गाली देते हैं, हाँ, गाली देते हैं। आप कह रहे हैं दारू भी बेच देते हैं, पकड़ा दारू बेचते हैं, मैंने सबसे वहाँ के अधिकारी से पकड़वाते हैं और यहाँ थाना पर ले आकर बेचता है। हम लोगों को वहाँ हमेशा प्रताड़ित किया जाता है और गाली के साथ ही बात किया जाता है कि बहुत अपशब्द के साथ कि होमगार्ड का यही दशा है जो है सो अब कोई वहाँ रहने का जगह नहीं है सिपाही को, जिसके कारण कुछ सिपाही नहीं रहते हैं। जो ड्यूटी करता हो लगातार ड्यूटी करता है, वहाँ का स्थिति यही है। और वहाँ बोरा में लोग दारू लेकर के अब बाहर बेचवाता है, वहाँ से पैसा मंगाता है। जो उसके मन का सिपाही है उसको अच्छा से ट्रीट करता है, बाकी हमेशा गाली गलौज सबके साथ करता है। 10 बजे से 8 बजे तक अबकारी थाना में, जब हम 10 बजे ड्यूटी पहुँचे तो सुप्रीडेंट वहाँ पहुँचे और इंस्पेक्टर सर बैठे हुए थे। एक वकील वहाँ पहुँचे, वो बोले कि 48 घंटा थाना में कैसे रख सकते हैं कैदी को। तो हम उनको बोले कि यहाँ वकील को आना अलाउ नहीं है और कैदी को न मेडिकल हुआ है न कोरोना जांच हुआ है, इसलिए कैदी नहीं गया। तो वो हमसे बहस करने लगे। बहस करते करते वो सिपाही बोला कि जाइए ना इंस्पेक्टर सर, सुप्रीडेंट सर बैठल है, मिल लीजिएगा। अब वो गए तो उनको झंझट हो गया। वही झंझट होने के कारण बोले कि सिपाही के संतरी में कौन था, तो वो सिपाही गया, बोले मेरा सर था। इतना ना गाड़ी बकने लगे कि सारा होमगार्ड टूट पड़ा उनके ऊपर। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यही था कि वकील हमारे सामने कैसे आया। क्या वकील का आना आपके साथ मारपीट हुई है? हाँ, झगड़ा झट्टी हुआ, बहुत हुआ है। इंस्पेक्टर सर बोले कि आप यहाँ थाना में कैसे रुके हुए हैं? हम बोले कि ये थाना किसी का निजी नहीं है, ठीक है, आप भी यहाँ से जा सकते हैं बदली होके और हम भी जा सकते हैं, इसलिए आपको भगाने का यहाँ कोई राइट नहीं बनता है। जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित इंटरमीडिएट चेस टूर्नामेंट में जीते हुए प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल में 2 दिनों से चल रहे इंटर स्कूल चेस टूर्नामेंट का विधिवत समापन हो गया। इस टूर्नामेंट में जिले के कई स्कूल के बच्चों ने भाग लिया था। टूर्नामेंट में जीते हुए प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। स्कूल के प्राचार्य नीलम सिंह ने बताया कि कोरोना की वजह से 2 वर्षों से किसी भी तरह का प्रतियोगिता नहीं हो रही थी। कोरोना काल के बाद चेस स्कूल की पहली प्रतियोगिता है। चेस खेलने से बच्चों का दिमाग विकसित होता है। हम लोगों ने वर्ल्ड चेस डे के शुभ अवसर पर मुजफ्फरपुर में इंटरनेशनल इंटर स्कूल चेस कंपटीशन का हम लोगों ने आयोजन किया है, जिसमें करीब 18 स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया है। और ये 2 दिन का आयोजन था और इस 2 दिन के आयोजन में आज जो है वो हम समापन समारोह कर रहे हैं। कल भी ये कंपटीशन चला दिन भर और आज भी ये कंपटीशन चला और अभी हम जो है वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि इस कंपटीशन को हम इस प्रकार से बढ़ावा देना चाह रहे हैं सो दैट कि बच्चे जो हैं वो ये एक माइंड गेम है और इसमें बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बहुत डेवलप होता है और ये एक तरीके से बच्चे के सर्वांगीण विकास में बहुत ज़्यादा सहायक है। तो हम चाह रहे थे कि इसको हम अपने स्कूल में भी पूरे तरीके से प्रमोट करें, साथ ही साथ हम इंटर स्कूल कंपटीशन करके हम इस प्रतिस्पर्धा को उस तरीके से बढ़ाना चाह रहे थे कि ये दूसरे स्कूल के बच्चे भी इसमें भाग ले करके और आगे बढ़ें। और 2 साल के कोविड में हमने इस तरीके के स्पोर्ट्स का आयोजन नहीं कर पाए थे कोई स्कूल, तो हम चाह रहे थे कि इससे हम शुरुआत करें। आगे आने वाले समय में हम और भी इंटर स्कूल प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। मंगलवार की देर रात दादर रोड स्थित मार्बल कारोबारी के साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट करते हुए दुकान में तोड़फोड़ कर लूटपाट करने की कोशिश की। अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर रोड में मंगलवार देर रात मार्बल कारोबारी के साथ जमकर मारपीट हुई। इस दौरान उच्चक्कों ने उनके दुकान के भीतर घुसकर जमकर हंगामा किया। दुकान में तोड़फोड़ व लूटपाट की कोशिश की गई। घटना में कारोबारी समेत कई लोग घायल हो गए। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। वहीं स्थानीय लोगों के जुटने पर उच्चक्के मौके से फरार हो गए। वहीं लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच भर्ती कराया गया है, जहां सबका इलाज किया जा रहा है।
इधर मामले की जानकारी लोगों ने अय्यापुर पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची अय्यापुर पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। घायल कारोबारी अय्यापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर के रहने वाले नीरज सिंह हैं। वह दादर रोड में मार्बल की दुकान चलाते हैं। उनके कर्मी ने बताया कि वे दुकान बंद कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग पहुंच गए, फिर मारपीट करने लगे। बीच बचाव करने पर कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क पर दो पक्षों में मारपीट हो रही थी। इसी बीच दोनों पक्ष उनके दुकान के पास पहुंच गए। दुकान के पास मारपीट करने लगे। इस पर उन्होंने सभी को दुकान के पास से जाने के लिए कहा। इस पर सभी मिलकर उनके साथ मारपीट करने लगे। हल्ला हंगामा होने पर उनके कर्मी भी मौके पर पहुंचे। इसमें कारोबारी समेत कर्मी भी घायल हो गए। आधे घंटे पहले हम लोग ऑफिस में थे, तो बाहर में हल्ला हुआ। जब हम लोग बाहर निकले तो देखा कि अपने शोरूम के गेट के पास एक अपनी पिकअप की गाड़ी थी, जिसमें एक ऑटो वाले ने ठोकर मारी। पहले वहाँ पे 5-7 जने थे जो शराब के नशे में पूरा झूम रहे थे। इसके बाद फिर और भी काफ़ी सारे लोग आ गए, लगभग 30-32 जने थे, जिन लोगों ने मारपीट करनी शुरू करी। और वहाँ से मारपीट करते हुए फिर शोरूम के अंदर तक आए। और अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे को ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ लूट पाट की भी घटना हुई है। और इसके अलावा हमारे 5-7 जने जो स्टाफ के थे, उनके साथ काफ़ी सारी मारपीट हुई है। किसी को पहचानते हैं क्या कि कौन था सो? सर वैसे नहीं पहचानते, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पे CCTV फुटेज होगी, जिसमें वो चेहरों की पहचान की जाती है। कि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोई नहीं आया है क्या? हाँ, प्रशासक की तरफ से भी कोई नहीं आया है? प्रशासन को उस समय फ़ोन किया गया था, लेकिन उसके 10-15 मिनट बाद वो आए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया नहीं किया अच्छी जानकारी मुझे नहीं। बैठे हुए थे, छुट्टी का टाइम हो गया था, तो 5-7 आदमी हम सब थे वहाँ पे। बाहर कुछ हल्ला हुआ, हम सब गए, गेट के पास पहुँचे। हल्ला होते होते वो सब अंदर शोरूम के अंदर घुस गया। जिस आदमी था और शोरूम में आके तोड़ करना शुरू कर दिया, मारपीट करना शुरू कर दिया। क्या चीज़ लिए हुए थे वो लोग हाथ में? उसमें डंडा था, कुछ कानून भी तो जाने की ध्यान नहीं थी उतना, लेके डंडा लेके जाए, जैसे मन वो वैसे पीटा है। तो शोरूम में काउंटर के पास पहुँच गए। कितने लोग घायल हैं आप लोग? 6-7 आदमी हैं। आपके मालिक भी घायल हैं क्या? पूरी तरह से ज़्यादा उनको ही पीटा है। अचानक बाहर गए तो कुछ लोग हमारे स्टाफ से झगड़ा कर रहे थे। हम लोग गए बचाने। उसके बाद बचाने के क्रम में ही वो अंदर आ गए शोरूम के अंदर, और हम लोग से मारपीट करने लगे। सर फाड़ दिया, पैरा तोड़ दिया, सब स्टाफ हमारा बाहर शोरूम के बाहर ही हमला हो रहा था। अच्छा, आप कहाँ थे उस समय? सर हम शोरूम में थे जी। उसका क्या हुआ? उसके बाद मारपीट किया। अब आशंका है कि कैश भी ले गया होगा। कैश के बारे में कोई पुष्ट सूचना है कि नहीं? सर कैश तो कैमरा देखने के बाद ही पता चल पाएगा। कितने की संख्या में थे लोग? वो लोग 20-22 की संख्या में थे। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in.
Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है, तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत है, तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। GRP पुलिस ने दिल्ली से आ रही शराब की बड़ी खेप को जब्त किया, हालांकि तस्कर फरार होने में सफल रहा। बिहार में ट्रेनों से शराब की खेप लाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तस्कर ट्रेनों से भारी मात्रा में शराब की तस्करी कर रहे हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर GRP ने दिल्ली से लाई जा रही बड़ी शराब की खेप को पकड़ी है। हालांकि इस दौरान तस्कर पुलिस के पकड़ में नहीं आ सका है, लेकिन भारी मात्रा में शराब बरामद कर ली गई है। शराब नई दिल्ली से जयनगर जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस से पकड़ी गई है। शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है, साथ ही पता लगाने में जुट गई है कि खेप कहां जा रही थी। मामले में रेल दरोगा ने बताया कि रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर जवान गश्त पर थे। इसी बीच स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पहुंची। उसके स्लीपर बॉगी के शौचालय के पास 4 लावारिस बैग पड़ा हुआ था। बैग के संबंध में आसपास के रेल यात्री से पूछताछ भी की गई, लेकिन किसी ने बैग पर मालिकाना हक नहीं जताया। बताया गया कि बैग में 2 ट्रॉली बैग एवं 2 हैंड बैग थे। शक के आधार पर उसे खोला गया, जिसमें शराब भरी हुई थी। गिनती करने पर वह 950 बोतल हुई, जिसके बाद उसे जब्त कर थाने लाया गया। साथ ही अज्ञात खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, छानबीन की जा रही है।
समता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस में हम लोग पीछे से आगे को चेक करते हुए अपना टीम के साथ आ रहे थे, तो पूछताछ के पास जो गेट है वहाँ शौचालय के पास 4 बैग जो है शराब रखा पाया गया। उसको हम लोग नीचे उतार करके चेक किया गया तो उसमें सभी में शराब भरा हुआ था। किस टाइप की शराब है सर ये, और कितना कार्टून है, कितना क्या है? ये तो लगभग वही 8 पेटी के आसपास में, 8 से 10 पेटी के आसपास में था। कोई गिरफ्तारी वगैरह कुछ? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुआ किसी। क्या लगता है सर, बाहर से शराब बैग के माध्यम से, ऐसी ट्रॉली के माध्यम से भेजी जा रही है? जी हाँ, ये जो है लगता है दिल्ली से जितने भी जाने वाले हैं उधर से आते हैं तो कुछ न कुछ लेकर आते हैं। लगता है ये सब अपना अपना बिजनेस बिहार में फैलाए हुए हैं। नगर निगम सभागार में प्रभारी नगर आयुक्त ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ बैठक की। नगर निगम के सभागार में बुधवार को प्रभारी नगर आयुक्त आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर प्रभारी आयुक्त ने स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे प्रोजेक्ट के कार्यों की धीमी प्रगति को लेकर कंपनी के अधिकारियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तय सीमा तक पूरा काम नहीं हुआ तो जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना उनके भुगतान से काटा जाएगा। निगम क्षेत्र के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत फेस लिफ्टिंग को लेकर भूमिगत बाधाएं दूर करने के लिए बिजली विभाग, जल निगम, टेलीकॉम, जलकल विभाग के अफसरों की बैठक बुलाकर उनकी लाइनों की जानकारी दी, जिससे स्मार्ट सिटी के हो रहे कार्यों में तार या पाइपलाइन की क्षति से बचा जा सके। साथ ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की कामों की प्रगति की समीक्षा की। इसमें प्रथम चरण कार्य ICCC भवन के अंदर उपकरण लगाने का काम पूरा हो गया। अब दूसरे चरण में शहर में लगे CCTV के सेटअप की जानकारी कंपनी ने दी। वही बाधित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। स्मार्ट सिटी में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सभी का आज डिटेल में रिव्यू किया गया है। इसमें स्मार्ट सिटी के पदाधिकारी भी थे और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है उसके पदाधिकारी भी थे। तो सारी योजनाओं का डिटेल में रिव्यू किया गया है और कोशिश है कि जिस गति से काम हो रहा था उससे भी और तेज़ गति से काम करवाने की कोशिश की जाए। इसमें ICCC से लेकर के जो हमारा सिकंदरपुर मन में NOC को लेकर के कुछ इशू हो रहा है, साथ ही साथ जो CBD एरिया और जितना भी पूरा ABD एरिया है वहाँ पर फेस लिफ्टिंग, सारे कामों की समीक्षा की गई है। नमामि गंगे को लेकर भी नमामि गंगे का प्रोजेक्ट का अभी समीक्षा नहीं हुई है। अभी फिलहाल जितने हैं, क्योंकि अभी मेन टारगेट था हम लोग का कि जो नाला निर्माण का काम कर रहा है और ICCC उसको हम लोग तत्काल ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए अभी उसको लेकर के प्राइमरी फोकस एरिया हम लोग का है। समरनालय परिषद में बिहार युवा सेना के सदस्यों ने अमीनों की बहाली और मंत्री रामसूरत राय की बर्खास्त करने की मांग को लेकर धरना दिया। बर्खास्त 56 अमीनों को बहाली एवं मंत्री रामसूरत राय को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बुधवार को बिहार युवा सेना ने कलेक्ट्रेट में 1 दिवसीय धरना दिया। गौरतलब है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास आउट 56 अमीनों को अवैध करार देते हुए हटा दिया गया। इन 56 अमीनों ने साबित किया है कि उनका सर्टिफिकेट सही है। सर्टिफिकेट निर्गत करने वाली संस्था ने भी विभाग को लिख कर दिया है कि 56 अमीनों का सर्टिफिकेट संस्था से जारी किया गया है। इसके बावजूद राजस्व विभाग की तरफ से 56 अमीनों को हटा दिया गया। इस अवसर पर बिहार युवा सेना के अध्यक्ष दीनबंधु क्रांतिकारी ने कहा कि अवैध राशि की उगाही के लिए इन 56 अमीनों को हटाया गया। अगर यह सभी अमीन भूमि सुधार विभाग में राशि पहुंचाते थे तो इन्हें वैध कर दिया जाएगा। बार बार भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुपचाप बैठे हुए हैं, जबकि वह सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हम लोगों की मांग है कि उन सभी अमीनों को फिर से बहाल किया जाए, साथ ही मंत्री रामसूरत राय को मंत्रालय से बर्खास्त किया जाए। अगर सरकार हम लोगों की मांग पूरी नहीं करती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, आज बिहार युवा सेना की ओर से धरना किया गया है। धरना इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज से कुछ दिन पहले भूमि एवं राजस्व विभाग द्वारा मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास आउट 56 अभ्यर्थियों को सेवा मुक्त कर दिया गया है। सेवा मुक्त क्यों किया गया?
इससे साफ दर्श रहा है कि भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री माननीय रामसूरत राय जी पैसे की उगाही की मंशा से इन 56 अभ्यर्थियों को सेवा मुक्त किए हैं, जबकि मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज एक सरकारी कॉलेज है और मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज नाइलेट पटना द्वारा जो है अपने यहाँ जो अमानत का डिग्री कराती है उसका मूल्यांकन और प्रमाणीकरण कराती है। नाइलेट पटना जो AICTE द्वारा और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और नाइलेट पटना से इसलिए ये सारी जो कॉलेज है पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज इसलिए डिग्री कराती है क्योंकि अन्य जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है और अन्य संस्थानों से जो मान्यता प्राप्त है उसका डिग्री सिर्फ बिहार में वैलिड होता है, लेकिन नाइलेट पटना के द्वारा जब डिग्री कराया जाता है तो पूरे भारत में उस अमानत का डिग्री मान्य होता है। इसलिए शुद्धता और पूरे भारत में मान्यता के लिए नाइलेट पटना द्वारा प्रमाणीकरण और मूल्यांकन जो है मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज कराती है। इस संदर्भ में जो है लगातार भूमि एवं राजस्व विभाग द्वारा पूछा गया था और इस संदर्भ में स्पष्टीकरण भी दिया गया था, लेकिन इस पर काम नहीं किया गया और अवैध रूप से इन 56 अभ्यर्थियों को बर्खास्त किया गया, जो कि गैरकानूनी है। यहाँ तक कि जो बहाली के लिए जो विज्ञापन निकाला गया उसमें भी बहुत सारी चीज़ क्लियर नहीं की गई। उसमें साफ दिया गया था कि किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान के द्वारा आपका डिग्री मान्य होना चाहिए। इसके बावजूद भी इन लोगों को हटाया गया। जब ये लोग मंत्री जी के पास गए तो साफ जैसे समझिए कि दरवाजे पर से किसी नौकर को हटा दिया जाता है, जैसे ये लोग अछूत हैं, उनके दरवाजे पर चले जाएँ, उनकी अगर बात को ये सुने तो वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो छुआ जाएंगे। तो हम लोग इसी के विरोध में आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम लोग अगर ये सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से हम लोग कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा नंबर बात कि उनके रुपये उगाही का इतना बड़ा मामला है कि कटरा प्रखंड में 2021 में बाढ़ आता है और बाढ़ के लिए एक व्यक्ति को जो है वहाँ का पूरा संचालन हेतु एक व्यक्ति को पर्यवेक्षक बनाया जाता है और उस पर्यवेक्षक के ऊपर इनको शक होता है कि उसने गड़बड़ी किया है। भूमि एवं राजस्व विभाग द्वारा चिट्ठी जारी किया जाता है कि उस पूरे बाढ़ में जितना आय व्यय हुआ है, खर्चा हुआ है, उसका जांच किया जाए और जांच के बाद वह जो महिला जो कर्मचारी है वो दोषी पाई जाती है और उसके कार्रवाई का भी आदेश जो है भूमि एवं राजस्व विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हो पाया। इससे साफ दरसता है कि मंत्री जी बराबर जो है अपने विभाग से कभी अभ्यर्थियों को डरा धमका के बाहर कर देते हैं, कभी किसी अधिकारियों को डरा धमका के बाहर कर देते हैं और पैसा लेकर के मैनेज कर लेते हैं। इसके खिलाफ आज हम लोग धरना पे बैठे हैं। डुमरी रोड स्थित निजी सभागार में ईंट निर्माता संघ द्वारा अहम बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। मुजफ्फरपुर जिला ईंट निर्माता संघ के द्वारा बुधवार को शहर के डुमरी रोड स्थित एक निजी सभागार में बैठक कर अपनी मांगों को लेकर पूर्ण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने और आगे के आंदोलन की रणनीति तय की। ईंट भट्ठा मालिकों ने सरकारी कार्यों में लाल ईंट के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने, GST की दर में वृद्धि करने, कोयला की बढ़ती दरों सहित अन्य मुद्दों को लेकर ईंट निर्माता संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। बिहार ईंट निर्माता संघ के अध्यक्ष मुरारी कुमार मुन्नू की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने बताया कि सरकार की नीति के कारण ईंट भट्ठा संचालक पहले से ही कर्ज लेकर नुकसान में चल रहे हैं। वहीं कोयले की मूल्य वृद्धि और GST के कारण बर्बाद हो रहे हैं, जिसे लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया। वहीं मुजफ्फरपुर जिला ईंट निर्माता संघ के सचिव उदय शंकर ने कहा कि कोरोना काल में भट्ठा उद्योग को अप्रत्याशित नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहीं अब कोयले की मूल्य वृद्धि और GST की दोहरी मार सरकार के नए नियमों के तहत झेलने को मजबूर है। आज जो बैठक है ऑल इंडिया एवं बिहार ईंट निर्माता संघ के आह्वान पर है, जो आह्वान है कि अनिश्चितकालीन भट्ठे बंद कर दिए जाए। सच्चाई भी है कि आज के डेट में कि सरकार की जो 1% GST था वो GST अब 100% हो गया। दूसरी बात, हम लोग कोयले पर GST देने के बाद जो टैक्स ले रहे हैं वो टैक्स देने के बाद हम लोगों को लगभग 9% पर जा रहा है। और दूसरी समस्या ये है कि कोयले की उच्च कीमत और क्वालिटी का कोई पता नहीं, ताकि जांच मशीन तो बिहार में है नहीं, तो स्वाभाविक है कि जब आपका कोल खपत काफ़ी बढ़ गया और कोल कीमत जो 7,000 से था वो 25,000 के आसपास चला गया, तो भट्ठे वालों का दर्द कोई समझ नहीं रहा। आज की स्थिति ये है कि उत्पादन लागत
काफ़ी बढ़ गई, कीमत कम है। और सरकार का क्या संजोग है कि हमारी 7 साल में उत्पादन लागत 4 गुना बढ़ गया और सरकार इधर वहीं का वहीं 7 साल से पड़ा हुआ। क्या रणनीति तय की है बैठक में? हम लोग तो कन्फर्म आज सर्वसम्मति से हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि भाई जब तक हम लोग का कोल मूल्य नीचे नहीं आता तो हम लोग भट्ठा चलाने में असमर्थ हैं। इसलिए हम लोग सभी मिल करके अनिश्चितकालीन भट्ठेबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष हमारे मुरारी कुमार मन्नू जी यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग ऑल इंडिया ब्रिक्स एसोसिएशन के तहत तत्वाधान में और उनके आदेश पर ये निर्णय लिए हैं कि हमारा जो लागत मूल्य है वो 4 गुना बढ़ गया। उस स्थिति में हमारे जो सामान की बिक्री हो रही है वो बहुत लागत मूल्य से बहुत कम लागत वो पैसा हम लोग को मिल पा रहा है। इस स्थिति में हम लोग कर्ज में डूब रहे हैं। इस हेतु हम तमाम ईंट भट्ठेदार ये फैसला लिए हैं कि जब तक सरकार हमको निम्न रेट पे कोयला नहीं उपलब्ध कराती है और हमारे जीएसटी की जो रेट बढ़ गई है उसमें सरकार कमी नहीं करती है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन अपने ईंट भट्ठे को बंद रखेंगे। चूँकि हम लोग भारी नुकसान से पहले ही कर्ज में डूब चुके हैं, बैंक कर्ज, महाजन कर्ज में डूबे हुए हैं और इस स्थिति में अगर सरकार हमारे मांग नहीं मानती है, कोयले की दर सस्ती नहीं होती है और जीएसटी के रेट सस्ती नहीं होती है, तो हम लोग अपने ईंट भट्टे को अनिश्चितकालीन के लिए बंद करें। भाकपा माले और इंसाफ मंच ने भाजपा और आरएसएस पर कई गंभीर आरोप लगाए। भाकपा माले, एसआईपीएफ और इंसाफ मंच की एक संयुक्त जांच टीम ने भाजपा आरएसएस के एजेंडे के तहत मुस्लिम समुदाय के बीच डर और खौफ का माहौल बनाए जाने के खिलाफ फुलवारी शरीफ का दौरा किया। इसकी जांच रिपोर्ट को जनता के सामने रखने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस को संबोधित करते हुए सूरज कुमार सिंह ने बताया कि यह पूरा मामला भाजपा के मिशन 2024 का हिस्सा है, जिसमें भाजपा मुस्लिम समुदाय को एक बार फिर से टारगेट पर ले रही है और इसके जरिए देश में हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि पूरा प्रशासनिक तंत्र आज भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार की अब तक की चुप्पी की कड़ी आलोचना की। वे मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करते हैं, लेकिन जब 2 संदिग्ध मामलों को लेकर पूरे मुसलमान समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, तब उन्होंने एक शब्द बोलना उचित नहीं समझा। इसके खिलाफ भाकपा माले, एसआईपीएफ व इंसाफ मंच 21 से 23 जुलाई को पूरे राज्य में नागरिक प्रतिवाद निकालने का ऐलान किया है। संवाददाता सम्मेलन जो है ये इंसाफ मंच और माले की तरफ से बुलाया गया है और इसमें जो है कि इंसाफ मंच के राज्य के उपाध्यक्ष आफ्ताब आलम, राज्य के प्रवक्ता असलम रहमानी साहब और माले से जुड़े हुए जो है कि केएन झा और मैं खुद जो है इंसाफ मंच का राज्य अध्यक्ष सूरज कुमार सिंह। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो हम लोग का जो मकसद है कि हम लोग फुलवारी शरीफ का दौरा किए हैं और कल हम लोग फुलवारी शरीफ एक जांच टीम जो है माले की और जो है कि इंसाफ मंच की और एआईपीएफ की वहाँ पर गई थी। उस जांच टीम में मैं खुद आफ्ताब, असलम रहमानी, फहद जमा और उसके साथ साथ माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम और उसके बाद पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ और उसके बाद जो है फुलवारी से लोकल विधायक जो हमारे पार्टी के हैं गोपाल रविदास वो थे, हमारे पार्टी के राज्य सचिव कुणाल जी इसमें शामिल थे और एआईपीएफ की तरफ से मोहम्मद गालिब जी और अनिल सुमन शामिल थे। हम लोग जितने भी जो 4-5 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई फुलवारी शरीफ से, ये उन तमाम पीड़ित परिवारों के घरों पर हम लोग गए, उनके परिवारों से हम लोगों ने बातचीत की, आसपास के लोगों से हम लोगों ने बातचीत किया और इस बातचीत के क्रम में हम लोग की जांच टीम को कहीं से भी कोई भी इस तरीके की मतलब जो है संदिग्ध गतिविधि का जो है कुछ हम लोग को कोई ठोस सबूत जो है कि हम लोग को नहीं मिला, जिसके आधार पर जो है ना कि पुलिस जो है ना कि इन तमाम लोगों को उठाई है और कहा जा रहा है बार बार कि फुलवारी जो है अब शरीफों का जो है मतलब वो जगह नहीं रह गया, वहाँ पर आतंकी जो है लोग वहाँ पर रह रहे हैं। इस किस्म की जो है ना कि प्रचार जो है चल रही है ये। तो इसमें हमारी पार्टी ने कहा कि ये मिशन 2024 जो है भाजपा का, ये भाजपा का मिशन 2024 का रिहर्सल शुरू हुआ है बिहार में। चूँकि जो है कि जो है फुलवारी शरीफ को इसलिए सेंटर किया जा रहा है कि फुलवारी शरीफ 3 राज्यों का मुसलमानों का एक बड़ा जगह है जहाँ पे इमारत शरिया जैसी संस्था है जो 3 राज्यों के जो है कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है। हाँ, तो ये हम लोग जब पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद हम लोग वहाँ के एएसपी जो हैं उनसे भी हम लोग मिलने के लिए गए थे। हम लोगों ने उनसे जानना चाहा कि भाई अगर गिरफ्तारी जो हुई है
तो इस गिरफ्तारी के पीछे आप लोगों के पास क्या एविडेंस है? तो वो भी कोई ठोस एविडेंस हम लोग को बता नहीं पाए। हम लोगों ने कहा कि अगर आपके पास कोई एविडेंस अगर है तो पब्लिक में वो एविडेंस जारी होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे आधार पे पूरे बिहार में एक पूरा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा किया जा रहा है और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को निशाने पर लिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगर आपके पास कोई एविडेंस अगर है तो आप उसको जारी करिए ये। लेकिन उन्होंने किसी भी एविडेंस न होने की बात की और कहा कि उस तरीके की कोई बात नहीं, अभी हम लोग संदिग्ध के रूप में इन तमाम लोगों को उठाए हैं। सिर्फ उन्होंने एक PFI के एक पर्चे की बात की। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद हम लोग वहाँ के ASP जो हैं उनसे भी हम लोग मिलने के लिए गए थे। हम लोगों ने उनसे जानना चाहा कि भाई अगर गिरफ्तारी जो हुई है तो इस गिरफ्तारी के पीछे आप लोगों के पास क्या एविडेंस है? तो वो भी कोई ठोस एविडेंस हम लोग को बता नहीं पाए। हम लोगों ने कहा कि अगर आपके पास कोई एविडेंस अगर है तो पब्लिक में वो एविडेंस जारी होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे आधार पे पूरे बिहार में एक पूरा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा किया जा रहा है और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को निशाने पर लिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगर आपके पास कोई एविडेंस अगर है तो आप उसको जारी करिए ये। लेकिन उन्होंने किसी भी एविडेंस न होने की बात की और कहा कि उस तरीके की कोई बात नहीं, अभी हम लोग संदिग्ध के रूप में इन तमाम लोगों को उठाए हैं। सिर्फ उन्होंने एक PFI के एक पर्चे की बात की जिसमें मिशन 2047 की जो ने एक बात कही गई है। उस पर हम लोगों ने के द्वारा यह बात कहा गया कि भाई भाजपा जो है वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, कोई मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, और हम लोग जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है देश में हम लोग समाजवाद लाना चाहते हैं हम लोग ये करके। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, हमारा ये जो अपना विज़न है। लेकिन इस विजन के लिए अगर हमारे द्वारा कोई क्रिमिनल ऑफेंस की घटना किया जा रहा है तब हम पर कोई क्रिमिनल ऑफेंस का मामला बनेगा। लेकिन कोई विजन तो हमारा रह सकता है, हमारा कोई दृष्टिकोण रह सकता है। हम कोई चीज़ चाहते अगर हैं तो वो चाहना तो कोई कहीं से गलत नहीं है। हाँ, उस चाहने के लिए जो हमारा एक्शन है, अगर वो एक्शन अगर मतलब कानून के खिलाफ अगर जाता अगर है तब आप हम पर कानूनी कार्रवाई करिएगा। लेकिन सिर्फ वो विजन के आधार पे अगर आप इस तरीके से लोगों को उठाएंगे, और ये तब होता है जब मोदी जी बिहार में आते हैं। 2014 में जब आए तो आप देखें कि 2014 में जो है कि बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जो है कि पूरे उत्तर बिहार से जो है मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी हुई। ये यहाँ से भी जो है कि आफ्ताब भाई की गिरफ्तारी हुई, मुजफ्फरपुर से जो है कि मोहम्मद अली की गिरफ्तारी हुई, दरभंगा से मेहरे की गिरफ्तारी हुई, तमाम तरीके के लोगों की गिरफ्तारी हुई। और क्या हुआ? कुछ नहीं। इन तमाम लोगों के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं, कुछ भी नहीं। और उस समय जो है कि आप बड़ा जो है बैनर न्यूज़ बनाए और सब कुछ जो है ये किए। इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग इंसाफ मंच, पार्टी भाकपा माले और AIPF के द्वारा हम लोगों ने 3 दिवसीय 21, 22, 23 3 दिवसीय हम लोगों ने राज्यव्यापी जो है प्रोटेस्ट का जो है कि एक मतलब कार्यक्रम की घोषणा की है। और यहाँ पर मुजफ्फरपुर में हम लोग 22 तारीख को जो है एक जोरदार जो है कि प्रोटेस्ट करेंगे कि किसी भी कीमत पर बिहार को, जो बिहार की ज़मीन बुद्ध का ज़मीन है, जो बिहार की धरती महावीर की धरती है, जो बिहार जो है कि अशोक की धरती है, इस धरती को पर किसी भी तरीके का हम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके और किसी भी पार्टी को जो है ना कि अपने मिशन को पूरा करने की कोशिश नहीं करने देंगे। इस सवाल को लेकर हम लोग जो है ना प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे और हमारा ये राज्यव्यापी प्रदर्शन होगा। MSKB कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का विधिवत समापन हो गया। रामवृक्ष बेनीपुरी महाविद्यालय के तत्वाधान में महिला शिल्प कला भवन महाविद्यालय के 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर रजनीश रत्न जी, डॉक्टर गेदू कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान से पधारे। इसके मार्गदर्शन में SPSS के महत्व, शिक्षा और स्पेद के क्षेत्र में इसके उपयोगी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया। शोधार्थी और विद्यार्थी सांप हैं प्राध्यापक गण जो विभिन्न विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से इनमें भाग लिए, सबने इसे सीखा। समापन सत्र का आयोजन दिनांक 20 जुलाई 2022 को MSKB कॉलेज में हुआ। इसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर रजनीश थे। अध्यक्षीय संभाषण RBBM कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने दिया। विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर आभा रानी उपस्थित थे। अतिथि सत्कार डॉक्टर मोहम्मद रईस ने किया। मंच संचालक राजनीतिक विभाग के अध्यक्ष शालिनी गुप्ता ने किया। कार्यक्रम का सफल आयोजन एवं धन्यवाद ज्ञापन मनोवैज्ञानिक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी रानी ने किया। माला मुख्योपाध्याय डॉक्टर चंद्रा प्रेमलता, डॉक्टर रक्षा सिंह, डॉक्टर हेमा और महाविद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षकोत्तर
कर्मचारियों की उपस्थिति में त्रिदिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में 130 प्रतियोगियों ने भाग लिया और इससे लाभान्वित हुए। निधि चंद्र ज्योति सिसोदिया, रिजवाना यास्मीन, सुनीता कुमारी RBBM कॉलेज ने इस कार्यशाला में प्रतिभागी के रूप में अपनी विशिष्ट एवं अहम भूमिका का निर्वहन किया। ये 3 दिवसीय जो कार्यशाला हुई है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, इसके 2 दिवस में उद्घाटन और जो टेक्निकल सत्र था वो हमारे रामकृष्ण बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में हुआ और समापन सत्र और आज का टेक्निकल, ये 2 चीज़ें महिला शिल्प कला भवन महाविद्यालय में आयोजित की गई। आज के टेक्निकल सत्र में हमारे जो डॉक्टर रजनीश रत्न आए हैं चीफ स्पीकर, उन्होंने स्टार्ट पर उसके कोरिलेशन, उसके रिकरेक्शन, उसका एनालिसिस एंड उसका एप्लीकेशन कैसे हो, इसके बारे में लोगों को सिखाया है कि किस तरीके से हम डाटा को मैनिपुलेट करके और वो किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, उसका मेथड यहाँ स्टूडेंट्स को बताया। इसके अतिरिक्त आज समापन सत्र में सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। डॉक्टर रजनीश रत्न क्या महसूस किए यहाँ आके, उन्हें कैसा यहाँ मिला, किस तरीके के छात्र मिले और उनको यहाँ सिखाने में कितना आनंद आया, ये उसके बारे में बताएंगे। साथ ही हमारे कुछ छात्र जो बाहर से भी आए हैं, उनको यहाँ की व्यवस्था, ये वर्कशॉप, इसकी जेन्युइनिटी, इसकी जेन्युइननेस और इसका कितना उपयोग है, कितना ये यूज़फुल है, उसके बारे में भी बताएंगे और सभी प्रतिभागियों को आज प्रमाण पत्र देकर विदा किया जाएगा। मैं डॉक्टर लक्ष्मी रानी, विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, MSKV कॉलेज मुजफ्फरपुर। ये सेमिनार जो है ये वर्कशॉप 3 दिन, वर्कशॉप का अर्थ होता है कि किसी विषय पर दक्षता प्राप्त करना सिखाना, यानी कि ये कौशल का विकास करना। और ये कौशल का विकास है क्या, रिसर्च में आए दिन ये प्लेगरिज्म की बातें आती है, तो इस SPSS पैकेज के द्वारा अगर बच्चे रिसर्चर ये भली भांति सीख गए हैं कि किस तरह से प्लेगरिज्म से बचा जा सकता है, क्यों कि डाटा उनका कलेक्ट करेंगे, उसको कैसे फीड करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे मीन निकालेंगे, कैसे SD निकालेंगे, कैसे कोरिलेशन निकालेंगे, कैसे टी रेशियो निकालेंगे, उन सारी चीज़ों का ये कौशल इस वर्कशॉप में सिखलाया गया है। और बच्चे बहुत ही स्वाभाविक उत्साह से इस चीज़ को सीखे हैं और अभी भी उनको लगता है कि अगर ये वर्कशॉप 2-3 दिनों के लिए और होता तो और बढ़िया होता। इन लोगों का रिक्वेस्ट है कि इसको अगली बार फिर कराया जाए। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।